नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट, टॉपिक तुर्की आक्रमण और राजपूत संघर्ष, बीए पार्ट सेकेंड ईयर, यूनिट फर्स्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस टॉपिक का एक बड़ा क्वेश्चन देखा, जिसमें विस्तार से बताया कि क्या क्या कारण रहे जिसके कारण भारत में, मध्यकालीन भारत में तुर्की आक्रमण सफल रहा और राजपूत उसका सामना करने में असफल रहे। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि किस तरह से राजनीतिक कारण थे, सैनिक कारण थे, सामाजिक कारण थे और धार्मिक कारण थे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 500 वर्ड्स का जो आंसर है वो किस तरह से बनाया गया था। अब हम अगर वो 250 वर्ड्स में पूछता है तो उसके लिए भी हम इस वीडियो में कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या क्या थे जिनके कारण तुर्की आक्रमण भारत में सफल रहा। राजनीतिक कारण, क्योंकि एक टॉपिक को एग्जाम का जो स्कीम है उसी के हिसाब से तैयार करते हैं तो वहाँ आंसर करने में आसानी रहती है। कोटा यूनिवर्सिटी में 500 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, 250 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है और 15 वर्ड्स में भी आंसर लिखना होता है। तो इस टॉपिक को हम सभी तरह से तैयार करेंगे, सभी टॉपिक्स को। राजनीतिक कारण क्या रहे? तो सबसे पहला कारण रहा राजनीतिक एकता का अभाव। राजनीतिक एकता का अभाव। स्टूडेंट्स, पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे हार्मनी और तारतम्यता, बैलेंस रख करके, ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। मैं बार बार क्लास के दौरान भी बताता हूं कि टॉपिक को ध्यान रखें कि हम पढ़ रहे हैं भारत में तुर्कों की सफलता के कारण या राजपूतों की असफलता के कारण। तो उसका पहला राजनीतिक कारण रहा राजनीतिक एकता का अभाव। तो देश में उस समय आज जैसा भारत है भौगोलिक रूप में, जैसा हम मैप देख रहे हैं, वैसा उस समय भारत नहीं था। छोटे छोटे भागों में क्षेत्रीय जो भौगोलिक क्षेत्र थे उनमें अलग अलग राजा शासन करते थे, जिनमें आपस में कोई तालमेल और तारतम्यता नहीं थी। देश में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी सेंटर में, जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं, या ऐसा कोई राजा नहीं था जो सबको एक करके और इन तुर्की आक्रमणकारियों का सामना कर सके। तो देश में राजनीतिक एकता और मजबूत केंद्रीय सत्ता का अभाव था, कमी थी। कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो समस्त राजपूतों को संगठित कर सके और आक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक लड़ सके। देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और ये राज्य आपस में हमेशा लड़ते रहते थे और अपनी शक्ति, अपनी पावर इसी में नष्ट करते रहते थे। जैसे आप देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने शासन जब शुरू किया, उसके बाद एक एक करके अपने आसपास के सभी राजाओं को हराया, उनको लूटा, उनको झुकाया, उनको अपमानित किया। और यही कारण रहा जब मोहम्मद गोरी ने तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में उसके साथ युद्ध किया तो किसी भी राजा ने उसके साथ मिलकर के और मोहम्मद गोरी का सामना नहीं किया। जो गढ़वाल शासक था जयचंद्र, उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ने उससे शत्रुता मोल ली और इसी कारण जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को सहयोग प्रदान किया पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध।
ऐसे अनेकों उदाहरण हमें इतिहास में मिल जाएंगे। तो पहला कारण रहा राजनीतिक कारणों में राजनीतिक एकता का अभाव। दूसरा कारण पारस्परिक शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष की भावना। तो इन राजपूत शासकों में आपस में बैर, शत्रुता थी। हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते थे। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल शासकों, चालुक्यों और गढ़ वालों के विरुद्ध अभियान करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया, दुश्मन बना लिया। और इसी कारण से जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो इन चंदेलों ने, चालुक्यों ने और गढ़ वालों ने पृथ्वीराज चौहान की कोई सहायता नहीं की। तो दूसरा कारण, दूसरा राजनीतिक कारण। ध्यान रखिए, हम पढ़ रहे हैं तुर्कों की, मध्यकाल में तुर्कों के आक्रमण की सफलता के कारण या राजपूतों की असफलता के कारण। तीसरा कारण है दृढ़ या मजबूत सीमांत नीति का अभाव। आप देखिए, आज भी अगर हमारे देश की सीमाओं पर कहीं से कोई खतरा नजर आता है, जैसे अभी गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने जो कुकृत्य किया, जो निंदनीय कार्य किया, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति में परिवर्तन किया, प्लानिंग की, पड़ोसी देश से आपस में विचार विमर्श किया और पॉलिसी निर्धारित की कि आप निर्धारित समय में एक उस निश्चित जो चौकी है, जो स्थान है, वहां से अपने सैनिक पीछे कीजिए। तो इस तरह से उस समय एक मजबूत सीमांत नीति का अभाव था। राजपूत जो राजा थे, उन्होंने उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोई मजबूत दुर्ग नहीं बनवाए थे और वहां पर कोई शक्तिशाली सेना तैनात नहीं की थी। आप देखिए, ये अगर ये भारत का नक्शा है, सिंबॉलिकली मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ पर है हिंदू कुश पर्वत और इसके बीच में है खैबर दर्रा। हमारे देश में जितने भी आक्रमण हुए हैं एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया से, वो इसी हिंदू कुश पर्वत के बीच में जो खैबर दर्रा है वहां से होकर के आक्रमणकारी आए हैं। तो चूंकि उस समय जो राजा थे वो अनेक छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में अपना राज्य बना करके राज्य शासन कर रहे थे, तो इन लोगों में कोई एकता नहीं थी। इस कारण से इनमें से किसी ने भी इस स्थान पर ही इन शत्रुओं को रोकने के लिए कोई मजबूत नीति नहीं बनाई और वहां पर ऐसा कोई दुर्ग भी नहीं बनाया जिसको ध्यान में रख करके, जहां पर अपनी सेना रख करके और शत्रु को वहीं रोका जा सके। और इससे हुआ क्या कि तुर्क आक्रमणकारी भारत के उत्तरी पश्चिमी दर्रों से भारत आते रहे और भारत की भूमि को जीतते रहे, विजित करते रहे। अगर भारतीय राजा तुर्क आक्रमणकारियों को इसी जगह पर रोकने की नीति बनाते तो वो यहाँ अंदर तक पहुंच ही नहीं पाते, परंतु तुर्क आक्रमणकारी यहां से आकर के इसे जीत लेता, इस राजा को कोई मतलब नहीं था, फिर वो यहां पर भी आता
इसे भी जीत लेता, ये अकेला लड़ता, इनको कोई मतलब नहीं था। इस तरह से ये एक एक करके सभी को जीत लेता। ये तीसरा का राजनीतिक कारण रहा राजपूतों की असफलता का। चौथा कारण है राजपूतों की सामंती प्रथा। राजपूतों की सामंती प्रथा। देखिए, सामंत प्रथा को, सबसे पहले सामंत प्रथा मध्यकाल में 15वीं शताब्दी के आसपास मध्य एशिया में इसका जन्म हुआ, शुरुआत हुई। हमने फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के सिलेबस में इसे काफ़ी विस्तार से देखा था कि सामंती प्रथा क्या थी, और मैं दोबारा बता देता हूँ कि सामंती प्रथा क्या होती है। सामंती प्रथा मध्यकाल में मध्य एशिया में विकसित एक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें राजा अपने रिश्तेदारों, अपने अधिकारियों, सगे संबंधियों आदि को अपने राज्य का एक क्षेत्र, जिसमें 10 गांव, 20 गांव, 100 गांव, 50 गांव, वो उनको दे देता था और वे उस पर एक छोटे राजा की तरह शासन करने लग जाते थे। जैसे राजा अपने साम्राज्य में न्याय करता है, धर्म, अर्थ मतलब धन से संबंधित विकास कार्य, कल्याण कार्य, कृषि संबंधी जितने भी कार्य करवाता है, वैसे ही ये जो सामंत थे, जिनको सामंत कहा जाता था, ये एक छोटे राजा की तरह काम करते थे, शासन करते थे, लोगों से खेती करवाते थे, उनसे उपहार लेते थे, उनसे भू राजस्व लेते थे, अपनी स्वयं की सेना रखते थे और राजा को एक निर्धारित भू राजस्व प्रदान करते थे, समय समय पर या वार्षिक रूप से। इसके अलावा राजा के परिवार में अगर कोई उत्सव होता था, जैसे पुत्री का विवाह, राजकुमार का राज्याभिषेक, या इसके अलावा शत्रु से जब कोई संधि हुई और उसे कोई निश्चित धनराशि देनी है, तो उस सब में ये लोग राजा के पास उपहार और धन भिजवाया करते थे। दूसरा, ये सेना रखते थे सामंत, तो राजा को जब आवश्यकता होती थी तो ये यहाँ से लड़ने के लिए सेना भी भिजवाया करते थे। तो उससे ये नुकसान हुआ कि राजा अपनी शक्ति के रूप में इन सामंतों पर निर्भर हो गया, और जब इन सामंतों के सैनिक लड़ते थे मैदान में राजा की ओर से, तो इनकी जो स्वामी भक्ति होती थी वो अपने सामंत के प्रति होती थी, न कि राजा के प्रति, क्योंकि राजा के प्रति तो इनकी कोई स्वामी भक्ति होती ही नहीं थी। तो सभी सैनिक आपस में तालमेल नहीं रखते थे, और जैसे ही उनका सामंत उन्हें आदेश देता था पीछे हटने के लिए, वो राजा के आदेश का इंतजार नहीं करते थे, वो पीछे हट जाते थे। तो इस तरह से ये सामंती प्रथा, जो राजपूतों में परस्पर प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना इससे उत्पन्न हुई। जैसे मान लीजिए इस राजा को ये ए सामंत अधिक प्रिय है, या ए सामंत की ओर राजा का अधिक झुकाव है, या फिर यूं मान लीजिए राजा का झुकाव नहीं है, लेकिन इस बी को लगता है कि ये राजा जो है प्रायोरिटी देता है इस ए सामंत को। तो देखिए युद्ध में क्या होगा, इस बी को मन में द्वेष है कि जब ये ए को ही प्रायोरिटी देते हैं तो मेरी क्या आवश्यकता है, मैं क्यों लड़ूं इनकी ओर से, और ये यहाँ पर अपनी सेना को पीछे हटा लेता था। इस तरह की घटनाएं, ये आपस में सामंतों का जो द्वेष था, इसका जो नुकसान था वो राजपूतों को तुर्की आक्रमण के फलस्वरूप भी देखने को मिला। तो देखिए ये 4 कारण रहे हमारे राजनीतिक कारण तुर्कों की सफलता के और राजपूतों की असफलता के। अब उसके बाद हम देखें धार्मिक कारण। ये हो गए राजनीतिक कारण, 250 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं धार्मिक कारण।
तो धार्मिक कारण में पहला कारण है धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास। तो तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की जो धार्मिक अवस्था थी वो भी काफी शोचनीय थी। भारतवासी अनेक धार्मिक पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वासों, कर्मकांडों के शिकार बने हुए थे। हिंदू धर्म अनेक छोटे छोटे संप्रदायों में या उप संप्रदायों में बटा हुआ था और इससे हिंदू धर्म की एकता नष्ट हो गई थी और इसी कारण इन धार्मिक अविश्वासों या अंधविश्वासों के कारण भारतवासी भाग्यवादी और निष्क्रिय बन गए थे। भाग्यवादी और निष्क्रिय। मान लीजिए राजा या सामंत जनता पर अत्याचार करके भू राजस्व इकट्ठा करते हैं, जनता उनसे नाराज है। सैनिक भी जनता में से ही हुआ करते थे। तो जब जनता नाराज है तो जैसे ही कोई शत्रु आक्रमण करता था, विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करता था, तो जनता की ये मानसिकता होती थी कि राजा इसमें नहीं जीत सकता, हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, क्योंकि राजा को ईश्वर दंड दे रहा है, क्योंकि वो लोगों को सता रहा है, लोगों को पीड़ा दे रहा है, इसलिए इसमें प्रयास करना व्यर्थ है। तो इस तरह से धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास ये राजपूतों की असफलता के कारण बने। दूसरा है तुर्कों का धार्मिक उत्साह। तो तुर्कों में इस्लाम धर्म के प्रति जबरदस्त उत्साह था। आप देखेंगे जब बाबर राणा सांगा से लड़ता है 1527 में, तो शुरुआत में बाबर की सेना भागने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है। तो बाबर क्या करता है, उस युद्ध को धर्म युद्ध अर्थात जिहाद की संज्ञा देता है, जिहाद बोलता है और अपने सैनिकों में उत्साह जगाता है कि ये जिहाद है, धर्म युद्ध है, इस्लाम की रक्षा के लिए युद्ध है। और सभी सैनिकों में एक स्फूर्ति, एक धार्मिक उत्साह का संचार होता है। बाबर अपने आप को गाजी की उपाधि धारण करता है, मतलब बाबर बताता है कि ये सब जो सामने हिंदू है ये सब काफिर हैं, ये अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, इसलिए इनको मारो, इनसे युद्ध करो, इनको हराओ। तो ये इसके अलावा बाबर शराब छोड़ने की शपथ लेता है, कसम खाता है धर्म के नाम पर। तो इस तरह से इतिहास में या मध्यकाल में ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिल जाते हैं जो धर्म के आधार पर जीते गए और धार्मिक जो विचार थे उन्होंने एक निर्णायक भूमिका उसमें निभाई। और इस्लाम धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए वे जो तुर्क थे वे अपना सब कुछ बलिदान कर देने के लिए तैयार हो जाते थे और अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा करके और जीत हासिल करने की कोशिश करते थे और एक दूसरे को भाई मान करके और युद्ध करते थे। राजपूत शासकों के समान नहीं हुआ करते थे कि सैनिक एक दूसरे को जान ही नहीं रहे। एक जैसी उनकी वेशभूषा होती थी, एक जैसी उनकी लड़ने की पद्धति होती थी। तो इस वीडियो में इतना ही। कल हम अगले वीडियो में देखेंगे तुर्कों के आक्रमण की सफलता के सैनिक कारण
और सामाजिक कारण। धन्यवाद।